दोस्तों, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के सर पर कांटों भरा ताज है। मुझे पूरा यकीन है कि आज के हालात को देखते हुए कोई भी उनकी जगह नहीं लेना चाहेगा। विडंबना देखिए कि पहले यूरोप ने, नेटो ने और अमेरिका ने उन्हें रूस के साथ युद्ध करने के लिए उकसाया और आज वही अमेरिका, वही नेटो, वही यूरोप उनसे कह रहा है कि रूस के साथ संधि कर लो, और संधि भी ऐसी इतनी अपमानजनक जिसमें कि यूक्रेन को अपना 20% जमीन गंवानी पड़ेगी। अगर ये संधि हो जाती है तो यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की इतिहास के पन्नों पर किस तरीके से दर्ज होंगे और उन्हें लोग कैसे याद करेंगे, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। जनवरी 2025 में जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चुनकर आए, उसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध की हवा बदल गई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वो शांति के पक्षधर हैं और इस युद्ध को बंद होना चाहिए। जेलेंस्की उस वक्त नेटो के साथ थे, यूरोप के साथ थे और वो व्हाइट हाउस में ओवल ऑफिस गए 28 फरवरी 2025 को। लेकिन वहाँ पर एक ऐतिहासिक झड़प हुई और उस झड़प को पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से जेलेंस्की वहाँ अपमानित किए गए। उसके बाद पता चल गया कि यूक्रेन को और नेटो को अमेरिका से ज़्यादा मदद की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और ये बात साफ हो गई जब 15 अगस्त को प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप अलास्का में मिले और उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी बातें साफ कर दी और कहा कि लैंड स्वैपिंग मतलब यूक्रेन को अपनी टेरिटरी गंवानी पड़ेगी और उसके बाद ही कोई समझौता हो सकता है। महज 3 दिनों के अंदर उन्होंने जेलेंस्की को एक बार फिर से व्हाइट हाउस में बुलाया। इस बार जेलेंस्की बड़े सावधान थे, वो अकेले नहीं गए, अपने साथ यूरोप के कुछ चुनिंदा लीडर्स को साथ लेके गए। एक भारी भरकम डेलीगेशन था और उस डेलीगेशन में कौन था? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, इटली की प्रधानमंत्री, जर्मन चांसलर, फिनलैंड के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति, यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट और नेटो के सेक्रेटरी जनरल। और इनके साथ भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने मुलाकात की और एक जॉइंट मीटिंग भी हुई जिसमें जेलेंस्की भी मौजूद थे। लेकिन इस जॉइंट मीटिंग में एक शख्स नदारद था, इनविजिबल था, वो थे प्रेसिडेंट पुतिन। प्रेसिडेंट ट्रंप उनसे बार बार फ़ोन पर बात कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो उस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं और उन्हें रनिंग कमेंट्री मॉस्को में मिल रही थी। और इससे बात साफ हो गई कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपने व्यू पॉइंट से नहीं हिलने वाले हैं और यूक्रेन को उन्हीं शर्तों पर राज़ी होना पड़ेगा जिसका वो विरोध करते आए। वहाँ पर ओवल ऑफिस में प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक यूक्रेन का मैप भी लगा रखा और उस मैप के ऊपर दिखाया गया था कि कितनी ज़मीन रूस ने यूक्रेन की जीती है। आइए उसे समझते हैं। अगर आप देखें तो पूर्व में सबसे ऊपर यूक्रेन का लुहांस्क ओब्लास्ट है और लुहांस्क ओब्लास्ट की 99% ज़मीन रूस के पास है। और उसके दक्षिण में जो दूसरा ओब्लास्ट है उसका नाम है डोनेट्स्क और डोनेट्स्क का कोई 76% हिस्सा रूस के पास है। और उसके बाद आता है जेपोरिजिया और खेरसन और दोनों ओब्लास्ट का कोई 73% हिस्सा रूस ने जीता है। जेपोरिजिया में वो फेमस न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है जो कि यदा कदा सुर्खियों में आता रहता है। अब रूस की डिमांड क्या है? रूस की डिमांड ये है कि लुहांस्क, डोनेट्स्क, जेपोरिजिया
और खेरसान और क्रीमिया को यूक्रेन उसका हिस्सा घोषित करे, और डोनेट्स्क के अंदर जो उसने 6000 स्क्वायर किलोमीटर नहीं जीता है वो भी यूक्रेन उसे दे दे बिना लड़े। आज हालात ज़मीन पे क्या है? यूक्रेनी सेना लड़ रही है लेकिन रूसी सेना के सामने इनफेक्टिव है। रूसी सेना धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़त बनाती जा रही, और इसीलिए प्रेसिडेंट पुतिन सीज फायर के पक्ष में नहीं है, क्योंकि यूक्रेनी सेना पस्त हो रही है। जितना टाइम जेलेंस्की अपना मन बनाने में लेंगे उतनी देर में रूसी सेना और बढ़त बना लेगी, क्योंकि रूसी सेना आज डोनेट्स्क प्रांत में आगे बढ़ रही है। अगर ये ऐसा होता है तो यूक्रेन के ऊपर और भी दबाव पड़ेगा। तो हालात ये है। तो रूस इसके बदले में क्या देगा? रूस ने ये कहा है कि जो हमने इलाका सुमी में पकड़ा है या खार्किव में पकड़ा है वो बहुत कम है, कोई 400 स्क्वायर किलोमीटर होगा, वो हम खाली कर देंगे, और इसके अलावा आपको ये पूरी जगह रूस को देनी पड़ेगी। तो आप समझ सकते हैं कि जेलेंस्की के ऊपर कितना प्रेशर होगा कि वो इसे मान जाए। आज यूक्रेन लड़ने में पस्त जरूर हो गया है, लेकिन यूक्रेनी जनता इस संधि के और इन शर्तों के पक्ष में नहीं है। कोई 78% लोग मानते हैं कि रूस के साथ ये संधि नहीं होनी चाहिए और रूस को हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे। तो अगर ये है तो जेलेंस्की कैसे दे सकते हैं? लेकिन इन सब से बेखबर प्रेसिडेंट ट्रंप जेलेंस्की और पुतिन की मीटिंग कराने में व्यस्त है, और बहुत जल्दी आप सुनेंगे कि प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट जेलेंस्की किसी भी एक डेस्टिनेशन पर, वेन्यू पर मिलने वाले। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि एक ट्राइलैटरल मीटिंग होगी पुतिन, ट्रंप, जेलेंस्की, और वो होगी फाइनल डील। अगर ऐसा है तो आप सोचिए कि कौन सा राष्ट्राध्यक्ष ये करना चाहेगा। और इसके साथ जो सारे और मुद्दे हैं उन पर कोई बात नहीं कर रहा है, जैसे युद्ध बंदियों की अदला बदली। यूक्रेन कहता आया है कि कोई 20,000 बच्चे रूस अपने पास ले गया है युद्ध की शुरुआत के साथ। उनका क्या हुआ? इसलिए यहाँ पर एक और पेच फंसता है, उसे कहते हैं सिक्योरिटी गारंटी। जब सिक्योरिटी गारंटी के बारे में बात हो रही थी ओवल ऑफिस में, और वहाँ पर नेटो चीफ ने शायद कहा कि नेटो की ट्रुप्स वहाँ होंगे, तो स्ट्रेट अवे ये बात कही गई कि रूस को नेटो के ट्रुप्स की उपस्थिति स्वीकार नहीं है। अब आप समझे कि नेटो इस पूरी मीटिंग में लिसनिंग वॉच पर था। तो अगर ये है तो सिक्योरिटी गारंटी किस प्रकार की होगी? प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया है कि हम अमेरिकन ट्रुप्स नहीं भेजेंगे, नेटो की गारंटी उन्हें चाहिए नहीं। तो किस तरीके की सिक्योरिटी गारंटी प्रेसिडेंट जेलेंस्की अपने लिए चाहते हैं ये भी क्लियर नहीं है। लेकिन इन सब से बेखबर प्रेसिडेंट पुतिन ने अलास्का में जो किया वो एक तरीके से बहुत बड़ी विजय थी, क्योंकि उसी स्क्रिप्ट के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं, और इसी तरीके से हो सकता है कि इस युद्ध का निर्णय हो सके। लेकिन जब इस युद्ध का निर्णय होगा तो क्या यह संभव है कि यूक्रेनी जनता आने वाले दिनों में शांति की उम्मीद करेगी? क्योंकि सभी को यह शंका है कि कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि रूस पुनः आक्रमण करे। लेकिन आज के लिए ऐसा दिखता है कि यूरोप में यूक्रेन का विखंडन हो रहा है, और इसके साथ वो सारी कोशिशें यूरोप ने इस युद्ध को एक टेस्ट केस के तौर पर लड़ा था,
वो चाहते थे यूक्रेनी सेना और नेटो के मदद से रूस को कमज़ोर करना, लेकिन ये कैलकुलेशन उनका गलत निकला। रूस ने कोई 3.5 साल से ज़्यादा इस युद्ध को लड़ा और आज भी लड़ रहा है, और रूस की सारी धमकियां उनके खिलाफ जा रही हैं, और ये हो सकता है कि युद्ध अब एक भयानक मोड़ ले ले अगर ये शांति वार्ता फेल होती है। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर ये युद्ध फिर शुरू होता है तो इसमें अमेरिका अपना योगदान नहीं करेगा।